Good afternoon, my dear students. Now we will continue with the science 2 as we have studied its before mutation. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। क्या क्या था इसमें? ये हेरिडिटी के बारे में था, हेरिडिटी चेंजेस वगैरह के बारे में। मैं रिवीजन भी लूँगा इसका। लेकिन अब इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एवोल्यूशन, है ना। हमने मीनिंग इसका लिया था, वी हैव टेकन द मीनिंग कि एवोल्यूशन मीन्स क्या है, स्लो चेंज होता रहता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस होते रहते हैं और एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये चेंजेस चलता रहता है। और कैसे हमारी ग्रोथ होती है, एक छोटे से प्रोटोजोया बोलते हैं, उससे कैसे कैसे आज हम ह्यूमन बीइंग बन गए, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी कैसे कैसे ग्रोथ हुई। तो जो स्लो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर। तो अब इसमें यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है सेम वही जो हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें वी हैव स्टडीड अर्लियर। लेकिन यहाँ पर बोला है कि एवोल्यूशन इज़ नॉट लिमिटेड अप टू द ह्यूमन बींग्स। ये प्लांट्स पे भी, अर्थ पे जितनी भी चीज़ें उन पे भी एप्लीकेबल है, प्लस जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं, स्टार, प्लैनेट, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है कि कैसे वो बिग बैंग थियरी बोलते हैं ना, तो कैसे स्टार्स बने वो, है ना। जैसे अर्थ का भी अगर आप देखोगे, प्लैनेट तो डायरेक्ट अर्थ नहीं बन गई थी, पहले वो एक आग का गोला थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कूल हुई, यही साइंटिफिक थियरी है। और फिर बाद में जाके तो हर एक प्लैनेट भी क्यों, उसको अर्लियर स्टेज में कैसा था, नेक्स्ट आज जो पहुंचा वो कैसे बना, फिर आगे वो कैसे क्या चेंजेस होंगे, कैसे डिस्ट्रॉय होगा वो आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। तो वो सारी चीज़ें एवोल्यूशन में आ जाती है कि हर एक चीज़ स्टार्ट कैसे हुई और उसके अंदर जो चेंजेस हुए वो कैसे हुए, क्या नेचुरल सिलेक्शन है। तो यहाँ पर ये लोग ने जो ज़्यादा फोकस किया है वो ह्यूमन बींग के ऊपर ही फोकस किया हुआ है कि कैसे हम लोग एवोल्यूशन हमारे अंदर हुआ। तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया जाता है इसके मीनिंग में वो यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी नए नए फीचर्स आते चलते हैं। और वो एक्चुअली नए फीचर्स आते क्यों हैं? द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिस्पॉन्डिंग और क्रिएटिंग बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि नेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको भी चेंज होना है ना। संसार परिवर्तन जो है वो संसार का एक नियम, एक रूल है, चेंज आना ही आना है। और उस चेंज के हिसाब से जो चेंज हो जाता है वो सर्वाइव करेगा, वही फिटेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो बाकी साइड में हो जाएंगे। जैसे अभी भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको काफ़ी एजुकेटेड होना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानना ही होगा, अदरवाइज़ आपके लिए आगे का टाइम बहुत टफ होगा एंड मे बी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ऐसे। तो एवोल्यूशन में यही है मीनिंग कि नेचुरल सिलेक्शन को रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग, तो काफ़ी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। तो मीनिंग आप इसमें से ले सकते हो, अपने ओन वर्ड्स में भी ऐड कर सकते हो। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा एवोल्यूशन मीन्स क्या है। अब ये इसमें यहाँ पर लोग ने काफ़ी थोड़ा बैक गए हैं और बताने की कोशिश की गई है कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स एगो बोलते हैं लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ पे, है ना। मैंने भी ये मैंने बताया ना एक अपनी वीडियो में भी, ह्यूमन एवोल्यूशन वाले में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे हुआ है, जो आप एकदम लाइव एग्जांपल देख सकते हो हमारे एवोल्यूशन का। इसमें भी अभी एविडेंस ही देंगे, वो डिफरेंट एविडेंस देंगे जिनसे ये प्रूव हो जाता है कि यस, हम कोई डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बन गए अर्थ पे, बहुत एक स्लो प्रोसेस है जिसके बाद हम लोग डेवलप हुए, एज मेंशन इन द हिस्ट्री ऑल्सो, हिस्ट्री में ही बताया गया है। जो हमारा अर्लियर स्टेज था नियोलिथिक मैन का था ऐसे। तो इसमें बता रहे कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो बोलता है लाइफ यहाँ पे थी नहीं अर्थ पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग में बोलता है सिंपल एलिमेंट्स थे, ओके। यहाँ पे थोड़ा भी साइंटिफिक चीज़ें तो लोग बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में डायरेक्ट कोई ऐसा प्रोटोजोया में नहीं बन गया, सिंपल एलिमेंट्स बनना शुरू हुए पहले, कुछ, है ना, कुछ चीज़ें आना स्टार्ट हुई। तो सिंपल एलिमेंट इन दी ओशन, है ना, लाइफ कहाँ पर बॉर्न हुई है? ओशन के अंदर, पानी के अंदर। तो फिर सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, है ना। कंपाउंड्स मालूम है, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके एक नई प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। तो ऐसे आपको यहाँ ये समझना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो पहले सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट हुए, फिर उनकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, है ना। अभी यही हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हर चीज़ के ग्रोथ में, चाहे वो ब्रेन का हो, मसल्स का हो, हर एक चीज़ का। ऐसे ही प्लांट्स में भी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, फिर उसके बाद उनको मिक्स करके वही नेचर में वो चेंजेस होते रहते हैं, उसमें एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है नेचर में सर्वाइव करने के लिए उन चीज़ों का। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड धीरे धीरे बोलता है फिर सबसे पहला सेल यहाँ पे रेडी हुआ है। एज यू नो आवर होल बॉडी, ऑल ऑर्गन आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले सेल बना, और फिर डिफरेंट टाइप के जो ये थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनके और ज़्यादा मिक्सचर हुए और ज़्यादा आगे हुए। फिर नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज, फिर धीरे धीरे बोलते हैं ये सेल इंक्रीज़ हुए। और क्योंकि आसपास काफ़ी केमिकल, जो सराउंडिंग केमिकल्स थे, ओके, नेचर में सब कुछ है, सब नेचर से ही आता है। तो देयर में हैड
बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दो सेल्स। फिर तो ये जो सेल बने, ओके एकदम क्लियर कर लो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने ओशन के अंदर ही, उसके बाद वो मिक्स होकर कुछ कॉम्प्लेक्स एक डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बने, फिर उनसे स्टार्ट हुआ ओवर अ लॉन्ग पीरियड, वहाँ पे सेल्स बने, उन सेल के भी और आगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ये सब तो थे ही प्रोटीन, वो उनकी प्रोग्रेस करते रहे तो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल बने यहाँ पर, और उन फिर सेल से फिर देखो आगे क्या हुआ, ग्रोथ होती गई और एडजस्ट करते रहे वो सराउंडिंग में जो जो चीज़ें सर्वाइव कर सकती है। देखते होंगे आप कोई चीज़ इन्वायरमेंट में जल्दी ख़राब हो जाती है, कोई बहुत लेट ख़राब होती है ना, कुछ भी एग्जांपल वेजिटेबल का, फ्रूट का, किसी भी चीज़ का ले लो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में जितना हो पाएंगे उसके केमिकल, लेकिन फिर उसके बाद फिनिश हो जाते हैं। तो जो एडजस्ट कर रहे थे ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रही थी। तो फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि आज एट प्रेजेंट लोग बता रहे हैं कि इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की और एनिमल की, ह्यूज डाइवर्सिटी है ना। अगर एक ये जो बर्ड्स ले लो तो इतनी सारी वैरायटी है बर्ड्स की, है ना। ह्यूमन बीइंग की वैरायटीज़ देख लो, मेल फीमेल दिखते हैं लेकिन मेल के अंदर इतनी सारी वैरायटी, बोलते हैं ना जैसे हमारे और डुप्लीकेट्स भी होते हैं बहुत सारे, ऑल ओवर द वर्ल्ड ढूंढोगे तो मिलेंगे। मैंने भी देखे, मेरे भी एक दो मिले हैं कभी किसी टीवी के प्रोग्राम में दिखे हैं, कभी किसी पिक्स में दिखे हैं जो काफ़ी सिमिलर थे मेरे जैसे, जैसा होते हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट्स, तो ऐसे प्लांट्स में, एनिमल्स में सब है। तो आज बोलते हैं इतनी सारी जो वैरायटीज़ आई हैं, तो एनिमल डाइवर्सिटी ये बोलता है ये यूनिसेलुलर से स्टार्ट हुई, अगर हम देखें और आगे मल्टी सेलुलर तक गई है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल लेंगे तो अमीबा है, पैरामोसियम है ना। यूनिसेलुलर मतलब एकदम सेम रहेंगे सेल, और सेम टू सेम क्रिएट होगा, जो नेक्स्ट वन होगा एक ही सेल होगा उसके अंदर। अमीबा आई होप आप लोगों ने पिक्स देखा होगा। और फिर आगे आप देख सकते हो ह्यूमन बीइंग के अंदर बड़ी बड़ी वेल्स बन गई। तो प्लांट की भी डाइवर्सिटी है ऐसे ही, उसमें भी यूनिसेलुलर, तो नाम यहाँ क्लोरेला करके लिखा है। और ह्यूज बनियान ट्री तक, मतलब छोटे से छोटा प्लांट वो यूनिसेलुलर है, और उसके बाद एक बड़ा, अगर हम प्लांट देखें तो बड़ा जो ट्री बनता है बनियान ट्री काफ़ी लार्ज होता है। तो ये बता रहे हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, अपने ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक वैरायटी आज ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप देख सकते हो। और हर जगह बोलते हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं ठंड है ज़्यादा तो वहाँ पर नहीं है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पर बहुत काफ़ी ठंड होती है, टू मच कोल्ड ओवर देयर, वहाँ पर भी लाइफ है वहाँ पर, क्योंकि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन जो वहाँ पर कुछ ना कुछ सर्वाइव करते ही हैं। कुछ एनिमल्स हो जाएंगे, या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म ये सब छोटे छोटे, तो प्लांट्स वाटर के अंदर, आइस के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अब ह्यूमंस ने इसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई, इसलिए हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से, क्योंकि एक बार अगर आपको स्टार्टिंग पता चल जाए तो एंडिंग भी पता चल जाएगी कि क्या है, हम लाइफ का पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ये वर्ड क्या है। तो उन्होंने काफ़ी इसको जानने की कोशिश की कि लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, और इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे है, डाइवर्सिटी मतलब इतनी वैरायटीज़ कैसे हैं यहाँ पर, ये कैसे आई इतनी सारी वैरायटी, प्लांट्स में, एनिमल्स में इतनी सारी वैरायटी कैसे आ गई है, एक ही वैरायटी के क्यों नहीं है ना। तो आप लोग को तो एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टार्ट तो किसी सिमिलर से ही हुआ था, लेकिन उसके बाद है ना, जैसे एक पेरेंट्स के दो चिल्ड्रन हुए तो वही दो पेरेंट्स से, लेकिन अगर उनके आगे देखेंगे तो उनको जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, जो चीज़ों को वो एडजस्ट करेंगे, जो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे वो चेंजेस अपने अंदर लाएंगे, इन्वायरमेंट की वजह से भी आएंगे, जैसे इन्वायरमेंट में वो रहेंगे वैसे वैसे उनके अंदर चेंजेस आते। कोई अच्छे इन्वायरमेंट रहे अच्छा बन जा रहा है, कोई ख़राब कंपनी में रह रहा है तो ख़राब हो जा रहा है वो। तो चेंजेस ऐसे आते हैं इन्वायरमेंट में, हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कभी कभी टाइम ख़राब होता है हम ख़राब नहीं है, टाइम ख़राब है, हालात वैसे बन जाते हैं कि कोई कुछ कंडीशंस वैसी। तो क्योंकि सर्वाइव करना मेन हमारा जो है, फिटेस्ट विल सर्वाइव है, तो चेंजेस एडजस्ट करते रहते हैं। तो वही है यहाँ पर। ओके, तो एवोल्यूशन का मीनिंग हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे वो सिंपल एलिमेंट से स्टार्ट हुआ, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद आ गया थर्ड पैराग्राफ में, लोगों ने बताया कि प्लांट्स के अंदर भी चेंजेस हुए, एनिमल्स में भी चेंजेस हुए, हर एक चीज़ में यहाँ पर चेंजेस हुए, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जो चेंजेस आए, तो सब यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि डाइवर्सिटी इतनी डिफरेंट कैसे आई, और ये स्लो डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहाँ है थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये भी आप लोग ने काफ़ी बार सुना होगा। थियरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन जो है उन्होंने अपनी थियरी जो दी थी, उन्होंने थियरी में यही बताया था कि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करेगा। तो फिटेस्ट हम उसी को बोलेंगे जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट करे। कि अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वेज अवेलेबल नहीं है, नॉन वेज ही अवेलेबल है, तो आपको तो सर्वाइव करना है, तो यू हैव टू ईट इट, चाहे वो कैसा भी हो। तभी
सर्वाइव करना है तो यू हैव टू ईट। तो ऐसे ही और भी अलग अलग कंडीशन आते हैं। गांव है, गांव में रह रहे हो भी आप, है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो करंट एग्जांपल है, गांव में रह रहे हैं, नहीं है जॉब, नहीं है काम वहाँ पर, तो वो जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर जाएंगे। और शहर में आते फिर देखो उनके अंदर बिहेवियर, उनका नेचर, उनका रहन सहन, सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरीथिंग चेंज्ड। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होती है। तो यही उन्होंने भी बताया एवोल्यूशन, ऐसे हम लोग ने भी चेंजेस किए और कहाँ से कैसे कैसे बन गए। ओके, तो ये आप अच्छे से रीड कर सकते हो, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। भाई मैं बैठ के सिर्फ इसको रीड करूँ, इट इज़ नॉट गुड। अब लेकिन मेन यहाँ पर ये है, तो जो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया वो देख लो, मैंने अच्छे से सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि चेंजेस होते गए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ऐसा उन्हें हैंडल करना था, मल्टी डायमेंशनल बन गए और एवोल्यूशन हुआ ऐसे ऐसे। और देखो बहुत सारे इसमें मैं भी बता दूं कि जो वैराइटीज़ होती हैं, कुछ जो सर्वाइव कर पाती है वो सर्वाइव करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो एक्सटिंक्ट हो जाए। इसलिए आप लोग ने सुना होगा कई बार, नंबर ऑफ़ टाइम्स यू हैव टू हर्ड कि ये पर्टिकुलर बर्ड्स जो थी या ये पर्टिकुलर जो एनिमल थे वो एक्सटिंक्शन के लेवल पे पहुंच गए और बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। एक नई वैरायटी आ जाती है लेकिन वो पुरानी वाली कुछ फिनिश हो जाती है। तो फिनिश इसलिए होती है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते इन्वायरमेंट में एंड दे डिस्ट्रॉय, है ना। जैसे एक समझ लो, एक पानी, एक तालाब है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, जो भी ये वाटर एनिमल्स होते हैं, है ना, एग्जांपल के जस्ट कि उतने ही हैं। तो वो अगर वहाँ पे वाटर है तो सर्वाइव कर रहे हैं, वाटर कम हो जाएगा तो उनमें से कुछ बाहर निकलेंगे, कैसे कैसे करके सर्वाइव करेंगे, नहीं कर पाएंगे सर्वाइव तो वो फिनिश हो जाएंगे। जो सर्वाइव कर लिए तो आगे ग्रोथ हो जाएगा, नहीं तो फिनिश। तो इससे हमको ये सीखने को भी मिलता है कि वी शुड एडजस्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, उससे दूर मत भागो। अगर लग रहा है कि अभी नए चेंजेस आ चुके हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो यू हैव टू कनेक्ट विद द सेल फोन। आपको सेल फोन से कनेक्ट होना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सर दर्द लग सकता है बट यू हैव टू कनेक्ट इट, नहीं तो फिर एक्सटिंक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है एविडेंस। कैसे पता चलता है हमें, रीडिंग नहीं, हमें सबूत चाहिए, है ना। वी वांट एविडेंस। सब लोग साइंस को इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, एक लेवल पे आने पे अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज साइंस को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि साइंस जो है वो एक एविडेंस देता है और उस एविडेंस को हर कोई देख सकता है। जो मेहनत नहीं कर रहा है वो भी देख सकता है, जो उसने जिसने हार्डवर्क करके वो निकाला वो तो देख ही सकता है, दूसरों को भी दिखा सकता है वो एविडेंस। तो यहाँ पर 6 एविडेंस दिए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भाई हम जो ह्यूमन बीइंग बने हैं या फिर आज जो भी एनिमल या प्लांट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एंस्टर से आए हुए हैं, पीछे उनके जो पूर्वज हैं उनसे आए हुए हैं, है ना। जैसे हमारे पूर्वज बंदर हो गए, बंदरों से और पीछे जाएंगे तो और भी मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ एविडेंस है जिसमें सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अभी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मीन्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। जिसमें आप पिक्स देख सकते हो, यहाँ पर ये एनिमल्स के दिए हैं कि इनका जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या है कि इनका स्ट्रक्चर देखो, फेस का लोकेशन देखो, इनके ऑर्गन्स की, आइज़ की देखो, सबकी सेम, दिखने में थोड़े अलग ही हैं सब, लेकिन फिर इनका लोकेशन, अगर इनके कान देखो, ईयर देखो, उनकी लोकेशन, उनके आइज़ देखो, उनका आगे माउथ देखो, नोज़ देखो, तो सब एकदम सेम। लिटिल बिट डिफरेंस हो गया, अदरवाइज सेम, उनका एकदम पोजीशन जो है वो सेम है। फिर उसके बाद प्लांट्स में देखो, नीचे प्लांट्स भी दिए हुए हैं, तो प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो उनकी लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हद तक मैच है। ओके, कलर थोड़ा सा डार्क लाइट ऐसा है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज़ वो देखोगे तो उनका शेप लगभग सेम है ना, लिटिल बिट डिफरेंस है। फिर उनके अंदर जो ये लीफ, इनको कहते हैं लीफ वेनेशन बोलते हैं। लीफ वेनेशन मतलब जो अंदर लाइंस बनी होती है, वो भी देखो आप जितना कोई भी प्लांट्स के देखोगे 99% आपको हर प्लांट्स में अंदर वेनेशन दिखेंगे। वेनेशन मतलब पतली पतली लाइंस होती हैं जो हम बनाते हैं ड्राइंग में भी, और फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं पत्ते के अंदर लाइंस, तो वो भी। फिर उसके बाद लीफ पेटल्स होते हैं। पेटल्स मतलब जब पत्ता झाड़ से तोड़ते हो तो डायरेक्ट पत्ता नहीं टूटता, उसके साथ एक छोटा सा पार्ट भी आता है ना, तो वो जो साथ में आता है जहाँ से आप तोड़ते हो उसको, मतलब वही थोड़ी सी हल्की सी ब्रांच नहीं बोलेंगे, ब्रांच और लीफ जो कनेक्ट हैं जिन चीज़ से, है ना, हल्का सा डंडा ही होता है, तो वो जो हो जाता है वो लीफ पेटल्स हो जाता है। वो भी सबका लगभग सेम ही है, डायरेक्ट वहाँ से आगे ऐसे नहीं है ना। जो बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो डायरेक्ट होती हैं, वरना प्लांट्स में देखोगे तो वो लीफ वेनेशन भी होगा, शेप भी उनका लगभग सेम है बहुत सारे इसका, और पेटल्स भी, पेटल बोलते हैं जो इनका मैंने बताया ना, ब्रांच और लीफ के बीच में जो कनेक्शन लगा हुआ है। तो ये देख के हमें समझ में आता है कि ये किसी सेम से ही है ना। जितने दिख रहे हैं, वॉल्फ दिख रहा है यहाँ पर, शीप है, डॉग है, तो इनका जो एंस्टेंस हैं, जो पहले के इनके जो एनिमल्स होंगे, किसी एक ही एनिमल से ये आगे ग्रोथ किए हैं, और फिर इन्वायरमेंट में चेंजेस हो गया अलग अलग। एक ज़्यादा अलर्ट हो गया है, एक बेचारा सिंपल, एक बहुत चालू फॉक्स। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कि लुक्स वाइज, स्ट्रक्चर, लोकेशन ऐसा होता है, ओके, बाहर से। फिर एनाटॉमिकल
एविडेंस ये क्या है, तो ये यहाँ पर ये बोन के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया जैसे ह्यूमन हैंड का, तो बोन जो देखोगे 2 बोन, एक ऊपर एक नीचे है, उससे कनेक्शन। तो वैसे देखोगे तो कैट का जो 4 लेग है वो भी वैसे ही है, ऊपर एक बोन है नीचे एक बोन है और कनेक्ट है बीच में, और फिर आगे भी है थोड़ा सा। तो बोन का स्ट्रक्चर जो है वो देखो लगभग सेम है, उसका थोड़ा सा मोटा लग रहा है, हमारा पतला लग रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो देखोगे आप बोन का वैसा ही है। फिर ये पैटिजियम ऑफ बैट, फिर बैट का जो पंख रहता है उसका जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको भी देखोगे तो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है किसके साथ, फ्लिपर ऑफ व्हेल। ओके, 100% मैच नहीं करेगा लेकिन काफ़ी हद तक मैच करेगा कि कैसे वो ऐसा टर्न सा है, जैसे हैंड हमारा हाथ होता है ना, जैसे हाथ के जो बोन्स होते हैं वैसा है, और वो भी वहाँ पर मैच हो रहा है उसके साथ। तो ये सब देख के भी पता चलता है हमको कि ये भी किसी एक से ही निकले हुए हैं आगे। तो एनाटॉमिकल एविडेंस इसको कहते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर। हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, उनकी जो बोन है अंदर उसके स्ट्रक्चर, उनके जॉइंट्स जो हैं उसके बारे में जब बात करते हैं तो एनाटॉमिकल एविडेंस हो जाते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल क्या हो गए, वो लोकेशन वगैरह, आइज नोज की वो सब। अब आ जाते हैं आगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये मैं एक मिनट इस बीच में क्वेश्चंस भी है वो भी देख लेते हैं हम लोग। हमने फर्स्ट एवोल्यूशन के भी क्वेश्चन नहीं देखे, एक मिनट उसमें आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी, जितना समझ में आ सके उतना बताओ। जैसे फर्स्ट वन लिखा है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, एवोल्यूशन में जो लिखा था, कैन यू रिकॉल, आपको थोड़ा बहुत पता होगा ये, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें बोलता है अपेंडिक्स करके भी एक ऑर्गन होता है, नीचे डायग्राम भी दिया, उसका कोई यूज़ है क्या, नहीं, साइंटिस्ट ने यही बताया कि उसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, एकदम बहुत पहले इसका यूज़ हुआ करता था क्योंकि हम कच्चा खा लेते थे, सब बिना पकाए खा लेते थे, तो कुछ बैक्टीरियाज होते थे जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, लेकिन अब आप उबाल के खा रहे हो तो बैक्टीरिया बहुत कम हो जाते हैं ना, गर्म करके खाना खाते हो अभी। तो फिर अपेंडिक्स का देखा जाए तो लगभग कोई भी यूज़ नहीं है ना। कोई है ऐसा जो अभी भी ऐसा नीचे नीचे गिरा हुआ खाता है ना, फ्रूट्स भी ला रहे थे उसको काफ़ी वॉश करके अच्छे से नीट एंड क्लीन करके। तो अपेंडिक्स का जो रोल होता था वो ख़त्म हो गया, देखा जाए तो उसका अब कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि अच्छे से खाना नीट एंड क्लीन साफ़ करके खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं अभी। तो फंक्शन जो है अपेंडिक्स का देखा जाए तो अब कोई उसका फंक्शन नहीं रहा है। और आगे बोला है, आर आवर विजडम टीथ रियली यूज़फुल फॉर च्यूइंग द फूड। ये भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, विजडम टीथ एकदम लास्ट में होते हैं हमारे, जो चबाने के लिए होते हैं। तो ये भी देखा जाए तो एकदम पीछे जाके फूड थोड़ी चबाते हैं हम लोग, जस्ट आगे ही चबा लेते हैं। ओके, विजडम टीथ काफ़ी ज़्यादा पीछे होते हैं, अक्कल दांत बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में, कि अक्कल आई क्या रहे अक्कल दांत, वो आ जाएगी तो मतलब अक्कल आ जाती है। विजडम टीथ तो ये यूज़ नहीं होते देखा जाए तो, हम खाना बस आगे चीर फाड़ रहे हैं, और फिर जो आगे आगे विजडम टीथ के जस्ट थोड़ा सा आगे जो दांत होते हैं वो भी काफ़ी हो जाते हैं चबाने के लिए, तो इनका भी कोई लगभग कोई यूज़ नहीं है, ना के बराबर, इतना पीछे जाके नहीं चबाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन है, वाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट। क्योंकि देखो एज़ यू नो कि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, और जब ऊपर से एस्ट्रॉयड गिरा तो उसमें जितनी वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जितने एनिमल थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। तो साइंटिफिक रीज़न तो यही है। बाकी मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से डायनासोर क्या कर रहे थे, वैसे नेचर का लॉ क्या होता है, फिटेस्ट विल सर्वाइव, लेकिन उसका थोड़ा डीप अगर आप जाओ तो उसका ये भी है कि जिए और जीने दो। जो खुद तो जी रहा है लेकिन दूसरों को जीने नहीं दे रहा, उसको भी नेचर उड़ा देती है साइड में सीधा। इसलिए डायनासोर भी, वरना देखो अंदर कोई नहीं मार सकता, फिटेस्ट तो थे वो, धड़ाधड़ वो एनिमल्स को, प्लांट्स को खाते जा रहे थे, जो भी उसमें से जो कार्निवर्स थे, जो एनिमल्स खाते थे, जो एनिमल्स नहीं खाते थे, प्लांट्स, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में खाते जा रहे थे, अर्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते जा रहे थे, और बाकी एनिमल्स को भी, बाकी प्लांट्स को भी बहुत ही ज़्यादा। तो कर दिए साइड में फिर नेचर ने, नीचे नहीं तो ऊपर से एस्ट्रॉयड करके फिनिश सब। आगे देखते हैं तो वाई आर, लेकिन मेन रीज़न यहाँ साइंटिफिक यही देंगे कि वो एडजस्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट में, जब ऊपर से एक प्रॉब्लम आई तो जितनी हाइट वाले थे वो सब गए। वाई आर द मैनी स्पीसीज ऑफ द एनिमल एंड बर्ड गेटिंग एक्सटिंक्ट। हाँ, क्योंकि वो कॉप अप नहीं कर पाते एनवायरनमेंट में, नेचुरल सिलेक्शन में, और आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो फिनिश। क्योंकि रूल वही है, फिटेस्ट विल सर्वाइव, ऊपर से तो वो एनिमल वो एडजस्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट में, अपने अंदर वो चेंजेस नहीं ला पाए, इसलिए फिनिश। इसलिए ये जो आप देखते हो ना, जेब्रा दिखता हॉर्स की तरह है, लेकिन देखो कितने अलग अलग कलर्स हैं उसके, मतलब जो दो ब्लैक एंड वाइट आ जाता है, तो वो सब वो एडजस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से वैसा आ जाता है। चलो भी आ जाते हैं एवोल्यूशन में। नेक्स्ट तो ये मॉर्फोलॉजिकल हमने लोकेशन ऑफ आइज नोज देख लिया, उसके बाद एनाटॉमिकल में बोन का स्ट्रक्चर, जॉइंट्स जो होते हैं वो सब देखे, वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो वो देख के भी हमें पता चलता है। अब यहाँ पर भी नीचे कैन यू टेल, यहाँ पे लिखा है विच आर दी डिफरेंट ऑर्गन इन दी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, अंदर क्या क्या ऑर्गन है सब बता सकते हैं हम, किडनी है, लीवर है,
हार्ट है, तो कितने सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन बता सकते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन यूज़फुल टू ऑर्गन, क्या है जितने भी ऑर्गन हैं सब यूज़फुल हैं हमारे लिए। ये तो भाई साइंटिस्ट को पता होगा कि, क्योंकि यस कुछ ऐसा हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर अपेंडिक्स का बताया उसका कोई यूज़ नहीं है, और अभी वो मंकी टेल भी बोलते हैं तो उसकी भी एक बोन है वहाँ पर, लेकिन उसका भी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो है। तो ऐसे यस अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, बस हैं वो, क्योंकि वो हमारा पास्ट है, पढ़े हैं, है ना। जैसे हम फ़ोटो खींच लेते हैं, पुराने रखे हैं संभाल के, क्या है पास्ट है, पुरानी यादें हैं, कोई पुरानी चीज़ें रखी हैं, बचपन में जिस बैट बॉल से खेलते थे वही संभाल के रख लिए। यूज़ कुछ नहीं है अभी उसका, कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं, बड़े हो चुके हैं अब ना, प्लास्टिक वाला वो, कुछ यादें कुछ लोग रखते हैं, तो वो पास्ट है, रखा है, यूज़ कुछ नहीं है उसका। वैसे ये सब भी है। और कुछ बोले यहाँ पर ICT मोबाइल पे सर्च मारो, तो यस सर्च मारो इसको। अब आगे वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ये मैंने वही बताया अपेंडिक्स, देखो यहाँ पर सब फोटो दिए हुए हैं, 4 पिक्स आर गिवन। एक ईयर मसल्स का दिया है जिसका आपको यूज़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो हैं, क्योंकि वो हमारा पास्ट है, और ये एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन में धीरे धीरे चीज़ें जाती हैं। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन का भी जहाँ से हमारा ये विजडम टीथ का भी देखो बताया, उसका भी कोई यूज़ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो हैं, जाएंगे धीरे धीरे, अगले 100 साल 500 1000 साल के बाद वो गायब होएंगे, या और ज़्यादा लाखों साल भी लग सकते हैं। अपेंडिक्स का भी ऐसे ही, अभी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका साइज़ बढ़ जाता है, अपेंडिक्स का पेन होने लगता है किसी का, तो निकाल दिया जाता है काट के, तो निकाल सकते हैं, उसका भी कोई ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं है। लेकिन यही है यहाँ पर सीखने के लिए, यही है कि अपेंडिक्स वैसे थोड़ा सा रोल यही प्ले करता है कि वो जो भी बैड बैक्टीरिया है उसको फिनिश करने में हेल्प करता है, उसमें एक यूज़फुल एक अलग प्रोसेस है। तो ज़्यादा गंदगी वाली चीज़ें मत खाओ, अच्छे से बॉयल वाटर पियो, कहीं की भी आइसक्रीम वगैरह खाओ मत। जहाँ तक मैंने देखा 1-2 स्टूडेंट को मेरे हुआ था, तो वो बहुत ही बाहर का खाते थे, तभी उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। अदरवाइज़ नहीं, जो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन खाने पीने की चीज़ों को रखोगे तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है फिर। तो ये सब चीज़ें दी है, टेल बोन भी दी है, यहाँ पे टेल होती थी हमको, लेकिन अभी वो पड़ी हुई है, जबकि उसका कोई यूज़ नहीं है, जाएगी धीरे धीरे, घाई नहीं करने का। तो वेस्टिजिनल ऑर्गन्स यही हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनको यूज़लेस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। तो ये भी हमें शो करते हैं, ये एविडेंस है एक, ये बता रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पे टेल बोन है, मतलब यस हम पहले उनके थे जिनको टेल हुआ करती थी, तो फिर ओके मंकी है, क्योंकि बाकी भी हमारा फेस स्ट्रक्चर, सारे एविडेंस आप ज्वाइंट करोगे, उनका बोन स्ट्रक्चर जो है, उनका जो आइस का लोकेशन, ये सब वो सब मतलब मैच होते हैं, जो ऊपर के हमें मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस वेस्टिजियल, तो ये सब मैच होते हैं कि ये सब चीज़ें उनमें भी है, हमें भी है, हमें अभी भी है, वो प्रेजेंट है, चाहे थोड़ी कम फॉर्म में है, लेकिन है। अब आ जाते हैं आगे, पैलेनोटोलॉजिकल। ये मतलब क्या होता है, इसमें यहाँ पर बताते हैं कि ये बहुत सिंपल सा ही है कि जो भी एनिमल्स, कुछ भी नेचुरल कैलमिटीज़ आते हैं, तो अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी सुनामी वगैरह आ गई, तो सब दब जाते हैं नीचे, है ना। बोलते हैं बहुत राज दफन है, तो कहाँ है दफन, बस ज़मीन के नीचे। तो वो जब अंदर रहते हैं तो वो उनकी जो बॉडी है वो तो गल के माइक्रोनिज्म फिनिश कर देंगे, लेकिन एंडिंग तक थोड़ा ज़्यादा पीरियड तक क्या रहती है, बोन। और बोन का क्या होता है, वो जो सॉइल है उसके ऊपर उसका वो एक छप जाती है, एक स्टैम्प की तरह छप जाती है स्ट्रक्चर, तो उनको फॉसिल्स बोलते हैं, तो निशान रह जाते हैं। तो जैसे आप वहीं पे ज़्यादा खुदाई करोगे तो आपको निशान मिलेंगे वहाँ पर, कि हिस्ट्री में भी है ये फॉसिल्स बोलते हैं, तो उनका शेप रह जाता है वहाँ पर, तो वो देख के हमें पता चल जाता है। डायनासोर के वैसे ही पता चला था हमको, उनके वो बोन्स के बोन नहीं मिली हमको, उनकी क्या मिले, वो एक स्टैम्प की तरह वो उसके ऊपर छप गए होते हैं सॉइल के ऊपर, और सॉइल से ही पता चलता है कि कितना साल पहले के हैं। ये अलग अलग लेयर्स है ना सॉइल की, इसलिए हर सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ना है, सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है एकदम, कोई टेंशन नहीं, क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे ग्रोथ हुई, हर चीज़ समझ में आ जाती है, दिमाग एकदम शांत, फिर आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो अपना, वरना कन्फ्यूज़ ही रहोगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पैलेनोटोलॉजिकल एविडेंस जो है इसमें यही है कि ये फॉसिल्स रह जाते हैं, और वो देख के हम बता सकते हैं, टाइम पास होता रहता है, यहाँ लिखे हैं ये सब लेयर्स हैं, उनके रेशियो सी करके दिए हैं, तो डिके होता रहता है धीरे धीरे। एनिमल्स तो फिनिश हो जाते हैं, लेकिन उनकी बोन रह जाती है, बोन के वो छप जाते हैं सॉइल के ऊपर, और बोन भी धीरे धीरे वो भी फिनिश हो जाती है बाद में, लेकिन वो जस्ट उसका छापा जो रहता है छप जाता है, वो हमें एक प्रूफ मिल जाता है कि ओके ये थे एनिमल्स इतने साल पहले, क्योंकि हर लेयर कुछ ईयर्स को मेंशन करती है।
ओके, यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी बताएं, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। नेक्स्ट वन है कनेक्टिंग लिंक। बाहर से भी आप देख सकते हैं इनके शेप वगैरह एक जैसे लग रहे हैं, वैसे तो साइज़ में एक छोटा बड़ा और एक काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बाहर से भी थोड़ा थोड़ा मैच होते हैं, अंदर से इनका जो सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा वो अगर जब इन्होंने देखा साइंटिस्ट ना, वो सेम है, काफ़ी हद तक सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उनका सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड जो होता है ना फ्लो होता है, जैसे हमारा हार्ट है वहाँ से फ्लो होता है, तो इनका जो पर्टिकुलर वे से जहाँ से फ्लो होता है वो भी इनका सेम। तो ऐसे कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती है, तो लिंक कनेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक। तो ऐसे प्लांट्स का भी है, एनिमल्स का भी है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो मुर्गी का अंडा होता है ना, वो भी एग्जाम्पल दिए हैं कि डक के जो एग हैं वो और हैन के होगा लगभग सेम ही दिखते हैं, आप पहचान ही नहीं पाओगे, दुकान वाले यही बोल के बेच देते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ होती है काफ़ी, शेप वगैरह उसका सेम वैसा ही, और भी अंदर सिस्टम सेम वैसे। तो सम एनिमल विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यही था कनेक्टिंग लिंक कि बाहर से और अंदर से उनके कुछ सिस्टम सेम होते हैं, सिस्टम सिर्फ लोकेशन नहीं कि आइज़ और ये सब, उनके सिस्टम्स कुछ सेम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सब सेम रहते हैं। फिर आ जाते हैं लास्ट में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये तो बहुत ही मस्त है, पिक्स में देखो, आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पिक्स में देखोगे आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लिखा है, और फिर बाद में थर्ड स्टेज में ये बताया कौन क्या बन गया, फिश बन गया, सैलामेंडर, ये भी कोई फिश है ये भी बन गए, टॉर्टॉइस, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट, मैन सब दिए। लेकिन फर्स्ट स्टेज में देखो तो कितने सिमिलर हो रहे हैं, फर्स्ट टू तो थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन बाकी के तो एकदम ही डिक्टो ही लग रहे हैं, पर हैं फिर भी काफ़ी हद तक वो सिमिलर हैं। तो बता रहे हैं कि ये भी मतलब किसी एक ही वैरायटी से आगे इन्होंने ग्रोथ किया है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है कि एकदम अर्ली स्टेज से उठाओ इनको, अर्ली स्टेज में कैसे थे ये, है ना, एक सेल होता है पहले, उससे डेवलप होते हैं धीरे धीरे ये। तो थोड़े से कुछ वीक्स के होते हैं ये, जैसे पैदा हुआ ना बच्चा, तो उसका वो अभी तक अंदर ही है माँ के पेट में, तो वो कैसा कैसा होता है, चाहे वो एग में है या माँ के पेट में है, तो वो स्टार्टिंग स्टेज जो होती है वो है ये फर्स्ट वन। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बॉर्न आगे आगे स्टेज 2 वीक 4 वीक ऐसे ऐसा रहते हैं। वो तो देखो कितना सिमिलर है, फर्स्ट वन कितना सिमिलर लग रहा है, सेकंड वन में थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन फिर भी रैबिट तो काफ़ी हद तक मैच हो रहा है हमसे, रैबिट, काऊ, पिग, ये तो बहुत मैच हो रहे हैं, टोर्टोइस भी बहुत अच्छे से, लेकिन आँख बड़ी है उसकी। यही थे आज हमें इतने टॉपिक करने थे, 6 सबूत हैं ये, दीज आर दी 6 एविडेंस जो हमें ये शो करते हैं। तो यहाँ पे मतलब स्टेज देख सकते हैं हम लास्ट वन में, अच्छे से रीड करो, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। तो 6 सबूत हैं ये कि हम किससे ग्रोथ किए हैं, प्रोटोज़ोआ से स्टार्ट हुए और आज ये बन गए हम लोग, जिसने जो जो चेंजेस लाए। तो हार्डवर्क करो, चेंजेस तभी आते हैं, ऐसे नहीं कि अरे मुझे चेंज चाहिए चेंज आ जाएगा, नहीं, आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी कौन सा चेंज ला रहे हैं सब लोग, इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो कैसे डेवलप होता है, एक्सरसाइज करो, इम्यून सिस्टम, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। डाइट एंड एक्सरसाइज, ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, नीटनेस, क्लीननेस भी, ये 3 चीज़ें अच्छी रखो, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज एज़ पर डार्विन थियरी फिनिश। चलो देखो टाइम ज़्यादा हो गया, आधा घंटा हो